भी नहीं होगा। 26/11 में भी तो आपकी जो अपनी एनालिसिस है कि द इंटरनल करेक्ट people, वो उसी they were का all involved in this. all it was just वो टेरर had taken a full circle from here to मुंबई। उसमें तो मतलब एक खबर बार बार नहीं आती सिंह साहब, जिस दिन 26/11 हो रहा था, मुंबई में हमला हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के अंदर IWPC इंडियन वुमेन प्रेस कोर जो मेरिडियन होटल के सामने है, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहां बैठा हुआ एंड आई वाज देयर, और रात के 3 बजे उनको स्पेशल प्लेन से भेजा गया। या मुमकिन है कि पाकिस्तान के यहां से हमला होने वाला हो और उसका फॉरेन मिनिस्टर आपके देश में यही शाह मोहम्मद कुरैशी थे उस वक्त? और जो आप बात बता रहे हैं, आपसे पहले भी इस पे चर्चा हुई है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बात मैं वही कह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जिस वक्त ये हुआ उनको फोन आया, फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई और फिर वो चले गए। रात में मुझे बताया गया कि 3 बजे, क्योंकि मैं उस वक्त उस मुल्क के लिए हिंदुस्तान में मीडिया में काम करता था, तो वो हम 4-5 जर्नलिस्ट थे जो पता चला कि साहब वो रात के 3 बजे स्पेशल प्लेन से भेजा गया। तो क्या बगैर इंटरनल लोगों के सब कुछ हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है सर? ये तो मैंने, और अगर ऐसा था तो फिर उन फॉरेन मिनिस्टर को यहां अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जी आपके बिल्कुल आपने सही कहा। और जो बात अभी आप कश्मीर की कह रहे थे, उसमें आप ही की एक बात जोड़ता हूं कि अब तक कश्मीर में हम ये मानते थे कि पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम। कश्मीर में चाइना फैक्टर की भी तो बात हुई सर। आपने उस बात को कई बार इशारे में कहा कि चाइना फैक्टर है वहां। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि ये देखिए क्या है कि ये जो ग्रीन एरोज आप देख रहे हैं, ये दिस इज जिहादिज्म। मैंने कहा टेरर, जब आपने 26/11 की बात की, तो ये जो एरोज हैं यहाँ तक आ गए, मुंबई तक। ये आपको ये जितने जगह है, आप दिल्ली, जयपुर, आगरा, आपका अयोध्या, वाराणसी, ये गांधीनगर, कोई ऐसा, हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, पूरे हिंदुस्तान में ये जिहादिज्म जो है ये इसको अपने गिरफ्त में ले लिया। अब हुआ क्या है कि उसी समय, और ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये जिहादिज्म का ये नया रूप तो मैंने आपको बताया कि 1989 और उसके बाद फिर जो न्यूक्लियर वो हुआ प्रॉक्सी वॉर में कैसे उछाल आया उस समय। लेकिन ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, ये पुष्पेंद्र जी, ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, जिसको हम तिरुपति टू पशुपति हम बोलते हैं। तिरुपति टू पशुपति, ठीक है। इट पासेस थ्रू उड़ीसा, it passes through Jharkhand, it passes through of course Bihar, Bengal, Kolkata, yes. Bengal, बिहार एंड ये काठमांडू तक चली जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको तिरुपति टू पशुपति देखते हैं। अब देखिए ये जो एरोज जो है, इसका जो ऑस्मोसिस है, ये धीरे 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 शहरों तक आ गया, उसको अर्बन टेररिज्म बोलते हैं। अच्छा, अर्बन नक्सलाइट्स, इसका जो ऑस्मोसिस है। क्योंकि बिना ये अर्बन नक्सल्स के ये रेड कॉरिडोर, ये जितने अर्बन नक्सल्स हैं आपके, ये आप उनको जानते हैं, कोई सुंदर, कोई भूषण, कोई मतलब कई तरह, ये सारे, और एक पूरा इकोसिस्टम, ये इसको ये कर। और ये नहीं है कि ये आज की बात है। आपको मालूम है ये इतने डायबॉलिकल फोर्सेस हैं कि जब भारत को आजादी मिली तो ये रजाकार्स थे, उनके साथ कम्युनिस्ट फोर्सेस जॉइंड हैंड्स लेटर। बताइए। और ये आपका ये ओवैसी जो है, इनके पिताजी और इन लोग का, ये तेलंगाना के एरिया में इन्होंने 3000 गांव इन्होंने कहा कि हमने आजाद कर दिया। इनको लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। इसको अभी तो भारत एकदम बिल्कुल फ्लेजलिंग है, बच्चा सा देश है, इसकी कोई मतलब बेयरिंग अभी नहीं है, अभी इसको कब्जा कर लो। लेकिन साहब, जब ये
ऑपरेशन पोलो हुआ निज़ाम के खिलाफ, तो फिर सेना को इनको भी डील करने के लिए दिया गया। और कम से कम ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमने 2000 कम्युनिस्ट को मारे थे। और तब इन लोगों ने एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और अपने जो इनके इंटरनेशनल आका थे, इन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो मारे जाएंगे, इसलिए आप ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाओ आप। तब ये डेमोक्रेसी में आए हैं। तो इनहेरेंटली दे आर ऑल्सो एंटी डेमोक्रेटिक। जैसे चीन एंटी डेमोक्रेटिक है, जैसे ये इनहेरेंटली ये भी अनडेमोक्रेटिक है। और उसके बाद से ये रेड कॉरिडोर धीरे धीरे और ये बड़े, उन्होंने पहले इधर कब्जा किया, फिर वेस्ट बंगाल पे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे वो झारखंड की तरफ मूव किया। मतलब बड़े वेल प्लान तरीके से। अगर उनको इलेक्टोरल रूट मिला तो इलेक्टोरल रूट से, जब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे ही कब्जा कर लिया। आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में। और एक और मैं बात बता दूं, मैंने तो ये देखिए यहां से नहीं आया है, ये जो आप ये रेड कॉरिडोर देख रहे हैं, ये जो चाइनीज प्रॉक्सीज हैं, इट इज नॉट थ्रू टिबेट, इट इज थ्रू यूनान प्रोविंस। ये बर्मा के ये म्यांमार के उस तरफ यूनान है। और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में आते आते वो नक्सलबाड़ी में आए, और नक्सलबाड़ी से ये फिर ये फैलना शुरू किया। और यहाँ पर तो पहले से था ये तेलंगाना साइड में, देन दे स्टार्टेड लिंकिंग अप। और ये जो आप रेड कॉरिडोर जो देख रहे हैं, ये रेड कॉरिडोर कोई मतलब ये कोई क्रांति और वामपंथी एक इंडस्ट्री है साहब। ये सिर्फ इंडस्ट्री है, एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर बहुत इज अ मिनरल रिच एरिया, जो हिंदुस्तान का सबसे खनिज पदार्थों में जो सबसे समृद्ध इलाका है। आप ये वहाँ का एरिया है। और इसीलिए ये इनको एज अ वेक्टर चर्च भी यूज करता है, इसको जो है चाइना भी यूज करता है। और आपको मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपकी एक बात से वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आपने बात कही है, इससे मुझे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने 47 में रज़ाकारों की बात की और तमाम सारी बातें हुई। अगर हम वापस 2020 में देखें तो ये रज़ाकारों के जो नाजायज़ वारिस हैं, जिसका आपने नाम लिया, वो पार्टी यहाँ से चल के जाती है और ये बिहार के रूट में जाकर के बॉर्डर एरिया जो हैं उस सीमांचल में चुनाव लड़ती है। अभी अगर बिहार के चुनाव देखें आप, और यहाँ पर आज़ाद घोषित इस्लामिक जिहादी और नास्तिक जिहादियों के बीच में गठजोड़ हुआ, और उसका रिजल्ट जो आया है बिहार के चुनाव में, इसका भी आप मानते हैं कि विदेशी लिंक है। और जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े ख़तरनाक रिजल्ट हैं, बड़े सचेत करने वाले रिजल्ट हैं। अगर ये पार्टी सत्ता में ना आती तो जिस किस्म का गठजोड़ किया था वहाँ वामपंथियों ने, जिसको मैं नास्तिक जिहादी कहता हूँ, तो ये तो दोबारा फिर 2020 में चल के वहाँ पहुँच गए। इस रेडी कोर्ट जिसकी बात आप कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने यहाँ पहुँचता है, ये शुद्ध हिंदी बेल्ट है, ये नालंदा वाली सभ्यता है, तब भी वो वहाँ पहुँचे। मैं इसी पे आ रहा था जी कि मैं मिनरल्स की बात कर रहा था, हम रेड कॉरिडोर की बात कर रहे थे। और देखिए मैं आपको बताया कि कैसे वहाँ पे तेलंगाना में शुरुआत हुई थी, किस तरीके से यूनान प्रोविंस से नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है ये पूरा जो ये रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, जो इंसर्जेंसी से ग्रसित था। और मैं बता दूं, मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ये जो इलाका जिसको आप देख रहे हैं रेड डॉट्स वाला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज वहाँ पर रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, शांति है, ट्रैंक्विलिटी है। चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर हो या त्रिपुरा, नहीं तो एक ज़माने में पूरी आपकी जो ये नक्सलिज्म जो थी एक्चुअली, जिसको हम एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम बोलेंगे, ये इसी रास्ते से आई थी यहाँ। तो यहाँ और यहाँ की मैंने आपको बात बताई।
तो देखिए, मैंने आपको ब्रिटेन और निज़ाम में एक सीक्रेट ये हुई थी, ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में जी जी जो मिनरल्स है उसके कब्जे में रहे, तो उसने इनका एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करवाया था जो महाराजा और बस्तर उसके और ये निज़ाम के बीच में। आपको मालूम है निज़ाम लेकिन गोवा से भी वो यस 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 डील करने रहा था कि बिकॉज ही एक्चुअली ही वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। यस 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 ठीक है, तो इन्होंने सीक्रेट डील किया था, और वो बेचारे जो बस्तर का महाराजा थे वो 14-15 साल का दैट्स लड़का व्हाट द था। पॉइंट, या ये आपने कई बार कहा इस तो बात। सरदार पटेल जब इंटरिम होम मिनिस्टर थे, तो जब उन्होंने वो फाइल उनके हाथ लगी, तब उन्होंने कहा कि अरे ये कितना डायबॉलिकल प्लान है, कहा कि अभी अभी जो है मंजूर कर लो, और आज़ादी अभी अभी से। ये किताब है आर.एन.पी. सिंह के द्वारा लिखी हुई, विवेकानंद इंस्टीट्यूट में है। अच्छा। उस किताब में ये बात का जिक्र है। अच्छा। सो आज यहाँ पे ये मिनरल रिच एरिया है। आपको मालूम है, बाकी छोड़ दीजिए बॉक्साइट और ये सब आयरन वायरन, यहाँ रेयर अर्थ वो कई वो जो मेटल्स जो हैं, दे आर यूज्ड फॉर आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और चाइना ने बड़े चतुराई से 85% जो है वर्ल्ड मार्केट जो है उसको उस पर कब्जा कर लिया है। तो आज स्थिति ये है कि जापान भी उस पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जापान ने दो इंडस्ट्री लाने की बात की है, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री उनका रेयर अर्थ मटेरियल से डील करता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये छत्तीसगढ़ के इलाके में रेयर अर्थ काफ़ी मात्रा में है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नक्सलिज्म को चर्च भी इसको सपोर्ट करता है। और जब चर्च करता है तो आप बताइए कि फिर मैडम सोनिया गांधी का भी सपोर्ट होगा। इसी इलाके में कन्वर्जन भी जो है कन्वर्जन भी है, वो बहुत कन्वर्जन का वो सब ये सब इकोनॉमिक रीजंस के लिए ये सब वेक्टर्स हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें इंटरनेशनल ये रेड कॉरिडोर में कैसे छत्तीसगढ़ में, आप बताइए कि जब विनायक सेन को जब ट्रायल चल रहा था रायपुर में, तो यूरोपियन कमीशन के लोग यहाँ आए थे। किसके बुलावे पे आए थे? किसके बुलावे पे आए थे? सोनिया गांधी की सरकार थी उस समय, वही सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद आपको वो दृश्य याद होगा, महेंद्र कर्मा का जो ऐसा मर्डर हुआ था, और बाद में वीसी शुक्ला का, उसको किस तरह से उनको घेर के मारा गया था। वो लोग कॉन्वॉय में थे, ठीक है। अब बताइए, वो तो दोनों कांग्रेसी थे। राज बब्बर पिछले इलेक्शन के पहले इस यहाँ पे छत्तीसगढ़ इलाके में जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा को मारा, वो लोग क्रांतिकारी थे। ये उन्होंने पिछले चुनाव के, और सुनिए सर, वही नहीं, वहां पर मैडम किसको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाती हैं? एक व्यक्ति हैं कवासी लखमा, जिसको हमारे यहाँ एक कहते हैं ना, कहावत है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल। वो आदमी है, उसको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है ये छत्तीसगढ़। ये पूरे जो ये हमारा जो मिनरल वेल्थ है उसका इंचार्ज है वो। अब तो इनको माओवादियों के पास अब पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब दिल्ली तक वो पैसा भेजते रहते हैं। छत्तीसगढ़ और जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, दोनों जगह बैठे दोनों वही मैं तो कह पैसे का जो, तो ये रेड कॉरिडोर को आप उस नज़रिए से देखें। अगर अब आप इसको अगर इलेक्शन इस नक्शे के पटल पे अगर आप देखें, तो ये जो आप रेड कॉरिडोर देख रहे हैं, ये सिकुड़ रहा था। ये लाल जो है धीरे धीरे ब्लू हो रहा था। तो आपने पढ़ा होगा कि करीब 216 जिले थे, फिर उससे घट के 100, मतलब वर्स्ट इफेक्टेड एरिया। और मैंने ये सारा इसका दौरा किया है। यस 182 घस के आया गया। अब जब राजनाथ सिंह थे होम मिनिस्टर, उन्होंने यही भी कहा था कि हम 2 साल के अंदर में हम इसको ख़त्म कर देंगे, उनका बयान है।
ये इस बारे में तो मनमोहन सिंह ने कहा जी कि सबसे बड़ा he also served on the records. हाँ, देखिए उस सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसमें सरदार जी अमेरिका के आदमी थे, मैडम जो है ये जन्म से, इनके पिताजी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है ना। वो आप पूरी लार्जली तो सर लगता है मैडम प्लांट की गई इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के लड़के के साथ जो भी है, मैडम जो है वो इनका ये है, इसीलिए वो आपने इनकी दोनों की जो अलग अलग धाराएं हैं वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में सामने आ गए थे। सरदार जी तो ऐसे करे थे कि इनकी तो मतलब पता नहीं सुसाइड कर लेंगे अगर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होगा। और मैडम ने बहुत मतलब अपना क्या बोले खून का घूंट पी के उन्होंने वो किया, ठीक है, क्योंकि वो वामपंथी से तो बहुत क्लोज थी। इनकी पूरी मैडम की जो वो थी, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये छटे हुए ये और इसी न्यूक्लियर डील के ऊपर ही तो लेफ्ट सरकार से समर्थन वापस लेके बाहर चला गया था। अब मैं आपके सवाल पे मैं जल्दी से आ रहा हूँ कि ये जो अब रेड कॉरिडोर है श्रिंक कर रहा था, ये धीरे धीरे कुछ जैसे अबुजमड़ फॉरेस्ट एरिया हो गया, वो सब कुछ ये थे जो खास करके झारखंड उड़ीसा बॉर्डर है, झारखंड बिहार बॉर्डर, ये इलाके जो थे वहां पे था, लेकिन ये धीरे धीरे ये सिकुड़ रहा था। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है, इस इलेक्शन में और हुआ है कि ये जो सेंट्रल बिहार का जो इलाका है वहां पर सारी जीत आप देखेंगे ये CPI-ML का हुआ है। और एक और चीज मैं पुष्पेंद्र जी बता दूं कि चाहे वो माओइस्ट हो, वो अपने आप को CPI-ML कहते हो, हमारे यहाँ CPI-ML को वो कहते हैं मुड़ी कटवा बोलते थे। अच्छा, जो गर्दन काट देते, जो गर्दन काट दे, ठीक है। और चाहे वो CPM हो, चाहे ये सब दे आर वेरियस रूट्स, हैंड इन ग्लव्स, दे आर वेरियस रूट्स टू वन ऑब्जेक्टिव। तो 19 सीटें आई हैं, 12 ये हैं, ये कभी एक दूसरे की शिकायत नहीं करते हैं, कोई इनका मरेगा नक्सलाइट। आप देखना ये क्या कौन विश्वम है यहाँ पे विनय, अभी वो एक वहाँ नक्सलाइट मरा था माओवादी, केरला में गया, बोला कि मेरा कॉमरेड है,